ये सीमा डिसाइड करना काफी सिंपल होता है कि ये इस देश का बॉर्डर है, ये दूसरे देश का बॉर्डर है, लेकिन समुद्र में इस तरह से नहीं होता है। हम समुद्र में समझते हैं कि जिस तरह से चीन कहता है कि दक्षिणी चीन सागर उसका है, क्या हम उस तरह से हिंद महासागर को कह सकते हैं कि क्या ये हमारा है या नहीं? इसके पूरे नियम कानून को समझते हैं, क्योंकि इस खुले समुद्र पे बड़ी ज्यादा विवाद हो रहा था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए 1974 में पहल किया गया था कि ये आखिर बाउंड्री कैसे खींचा जाएगा इसमें, क्योंकि अलग अलग समुद्र महासागर अलग अलग थे। तो पहले जनरली 4 महासागर ही काउंट किए जाते थे। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो दोनों साइड में है, ये प्रशांत महासागर। ऐसा मत समझिएगा कि ये दोनों साइड में है। एक्चुअली पृथ्वी गोल है, हम इसको फाड़ कर इस तरह से चिपका दिए, इसलिए क्या हो गया, ये दो साइड में दिख रहा है। जैसे आप एग्जांपल पे समझिए, जैसे हमारा ये हाथ गोल है, अब ये मेरे जो दोनों नाखून है इसे समझिए प्रशांत महासागर है। तो अब इसे गोल की तरह तो रखेंगे नहीं। अब अगर हम इसे खोलते हैं तो मेरा नाखून देखिए आधा इस साइड में गया, आधा इस साइड में गया, तो आधा नाखून इधर चला गया, आधा नाखून इधर चला गया। तो आधा प्रशांत महासागर इधर, आधा प्रशांत महासागर इधर। इसलिए इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आधा उधर है आधा उधर है। पृथ्वी गोल है, इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा और इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में चिपक जाते हैं सब, जिस वजह से ये दो जगह दिखता है। तो उसके बाद दूसरा आता है अंध महासागर या आपका अटलांटिक महासागर। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार एस के समय के टाइप का है। ये तीसरा होता है ये हिंद महासागर, इसे हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं, क्योंकि ये आधा ही हिस्सा है। ऊपर का हिस्से में इसके देखेंगे तो कंट्रीज वगैरह चले आते हैं। तीसरा महासागर आर्कटिक महासागर, इसे छिपा हुआ महासागर कहते थे, क्योंकि ये ऊपर वाले भाग में था, छिपा हुआ रहता था। इसमें सबसे ठंडा रहता था, साइबेरिया वगैरह भाग में ऊपर में पूरा बर्फ जमा रहता था। लेकिन अभी के वक्त में भूगोलवेताओं ने इस चीज को निर्णय लिया है कि जो प्रशांत महासागर का ये निचला भाग है, ये वाला हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का निचला भाग, और अटलांटिक महासागर का निचला भाग, और हिंद महासागर का ये जो निचला भाग है, इसमें जब ये लोगों ने देखा तो यहाँ पे जो मछलियां थी या जो जलवायु थी वो इन सबसे अलग हो गई थी। रीजन क्या था, वो ये जो अंटार्कटिक आइलैंड है, सॉरी कॉन्टिनेंट है, पूरी तरह से बर्फ से ढका है। तो इस पे इतना ठंड का प्रभाव था कि यहाँ की मछली, यहाँ की जलवायु, यहाँ के अंदर जो वनस्पति थी समुद्र के अंदर की, वो इनसे बिल्कुल अलग थी। तो वो लोग एक निर्णय पे पहुंचे कि अब हम लोग इसे साइड ही करके एकदम काट के ही इसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर नाम दे दिया जाए। तो पहले महासागरों की संख्या जो थी वो 4 थी, अभी महासागरों की संख्या जो है वो 5 है। हालांकि पहले जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो ये हम लड़कों को स्ट्रिक्टली रोकते थे कि इसे आप महासागर मत कहिएगा, क्योंकि इसे इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली है। लेकिन अब उन्हें ये कहना पड़ेगा क्योंकि इसे इंटरनेशनल मान्यता मिल गई है। लेकिन भारत में कई ऐसे एग्जाम में इसे मान्यता मिलने से पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका था। जैसे रेलवे में क्वेश्चन पूछा था 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसमें, कि वह कौन सा ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों को टच करता है। तो एक ही पॉसिबल हो सकता है, ये कौन सा, दक्षिणी महासागर या आर्कटिक अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि 1, 2, 3 को टच किया, ये तीनों को तो टच नहीं करता है यहाँ पर। तो इसी के बारे में वो क्या किया था, क्योंकि देखिए ये हिंद महासागर को नहीं टच कर सकता है। आप यहाँ देखिए ध्यान से, उसको टच कर देगा, इसको, लेकिन हिंद महासागर को वो नहीं टच कर सकता है। तो आप याद रखेंगे अब महासागरों की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अब इन महासागरों को अलग अलग बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएगा, कौन से देश की बाउंड्री कहाँ होगी, इसके लिए एक लंबा गहन चला था, मतलब बैठक हुई थी, और इसको फाइनली 1982 में एक कंक्लूजन पे आया गया, जिसे 1994 में लागू किया गया। इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, या इसे शॉर्टकट में लॉ ऑफ सी कहा जाता है। इस नियम के हिसाब से कि जो समुद्र है उसे हम लोगों ने टोटल 5 कैटेगरी में बांट दिया है। अब उन 5 कैटेगरी को समझते हैं, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसे नॉटिकल मील या फैदम क्या होता है। देखिए, नॉटिकल मील समुद्री मील को कहते हैं। एक नॉटिकल मील जो सड़क पे हम किलोमीटर देखते हैं उससे बड़ा होता है। एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है, यानी समुद्र का 1 किलोमीटर, 1 मील जमीन वाले मील के लगभग वो 1.25 गुना होता है। तो 1.852 किलोमीटर हो गया। अब समुद्र की गहराई को फैदम में नापते हैं। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, गहराई होता है 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। अब वहां हवाएं जो चलती हैं उसको भी हम लोग किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में ना नाप के हम नॉटिकल मील प्रति घंटा में नापते हैं। तो नॉटिकल मील प्रति घंटा में जब नापेंगे तो आप इसे किलोमीटर में बदलेंगे और उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो उसे हम हवाओं के वेग को नॉट कहते हैं।
समुद्री हवाएं या हवाई जहाज में जो हवाएं बाहर से आती है उसे नॉट कहते हैं। एक नॉट बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो हवाओं की गति को नॉट में, गहराई को फैदम में और समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। ये आगे काम आएगा, ये नॉटिकल मील वाला। अब हम समुद्र के जो 5 अलग अलग कैटेगरीज है उसको समझते हैं कि मतलब कौन कौन से मैरीटाइम बॉर्डर लगते हैं। देखिए वो 5 कौन कौन से होते हैं। एक होता है इंटरनल सी, दूसरा होता है टेरिटोरियल सी, तीसरा होता है कॉन्टिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद आता है हाई सी। ये 5 होते हैं। 4 इधर लिखा हुआ है, एक यहाँ है। देखिए समुद्र जो होता है, किसी भी देश का जो तट होता है, जो कोस्ट लाइन होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो वहां से जब डिस्टेंस नापिएगा ना तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, काल्पनिक लाइन नक्शे पर ड्रॉ किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लोग बेस लाइन, आधार रेखा। जिसमें हम यहाँ रेड कलर से खींचे हैं, ये आधार रेखा है। याद रखिएगा इस आधार रेखा का काम केवल ये है कि जो टेढ़ा मेढ़ा तट है उसे एक सीधी रेखा प्रदान करें। सीधी रेखा का मतलब ये नहीं कि इस तरह से सीधी रेखा, वो एक कंटिन्यूअस लाइन प्रदान कर सके, वो जिग जैग ना हो सके, इसलिए इसे हम कहते हैं बेस लाइन। और बेस लाइन के पीछे जो पानी होता है, जैसे ये सब जो पानी है, इसी को कहते हैं इंटरनल सी, बेस लाइन के पीछे वाला। अब समुद्र में कोई भी डिस्टेंस आपको नापना होगा ना तो आप बेस लाइन से ही नापेंगे, ना कि समुद्र के तट से नापेंगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता हुआ कई बार। अब जैसे मान के चलिए यहाँ से कोई है, यहाँ पे कोई शिप खड़ा है, अब इसे भारत की दूरी दिखानी है तो कहां से नापेगा। यहां पे भी भारत हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। तो इसका जो सबसे करीबी बेस लाइन है वो इसे नापना पड़ेगा कि हम यहां से इतनी दूरी पर हैं। क्योंकि अगर पर्टिकुलर शहर बोलता है कोलकाता तो हम यहाँ कोलकाता देख लेंगे, चेन्नई कहेगा तो चेन्नई, विशाखापट्टनम। लेकिन सोचो सीधे कहता है कि हम इंडिया से कितना दूर है, तो भैया तुम देखो तुम्हारे पास का जो सबसे करीब में बेस लाइन कौन सा पड़ रहा है, उस हिसाब से अब जो भी दूरी नापना है वो बेस लाइन से नापेंगे और नॉटिकल मील में ही उसे नापा जाता है। इंटरनल सी जो हो गया, आंतरिक सागर, उसे छोड़ देते हैं, एक तो हो गया। अब देखते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी को हम समुद्री सीमा कहते हैं। ये आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है। 12 नॉटिकल, किलोमीटर नहीं, पहला 12 नॉटिकल, जिसे हम ब्लू लाइन से खींचे हैं, यानी ये वाला एरिया जो है इसे हम लोग कहते हैं हम लोग टेरिटोरियल सी। ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा अधिक, इस पर कंप्लीट अधिकार होता है जिस देश के पास की ये रेखा। ये नियम सारे देशों पर लागू होता है। अभी श्रीलंका वाले पे अलग से बताएंगे कि श्रीलंका पे कैसे, जब 2 देश करीब आ जाते हैं तो उस पे कैसे लगता है। तो ये क्या है, अगर कोई इस एरिया में बिना इस देश के परमिशन, जैसे यहाँ इंडिया है तो इंडिया, अमेरिका रहता है तो अमेरिका, परमिशन अगर हवाई जहाज हो या समुद्र का जहाज हो घुस गया तो बिना परमिशन मार के गिरा देगा उसको, मिसाइल उसाइल तोप ताप से यहाँ पे उड़ा देगा। यहाँ पे परमिशन लेके घुसना पड़ता है, समझ में आ गया। तो इसमें कंप्लीट डोमिनेंस होता है। लेकिन उसके आगे का जो 12 नॉटिकल है तो यहाँ से तो 24 नॉट हो जाएगा। तो जो पहला 12 नॉटिकल है उसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। जो दूसरा 12 नॉटिकल होता है उसे संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र को कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। यानी यहां से अगर देखेंगे तो 12 नॉट, लेकिन शुरू से देखेंगे, हमें तो दूरी आधार रेखा से नापनी है, तो आधार रेखा से यह दूरी हो जाती है 24 नॉट की। 2 नंबर पे हम यहाँ लिखे हैं 24 नॉट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला भी इसी देश का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या है कि अगर इसमें कोई बिना परमिशन एंट्री करता है तो आप उसे हमला नहीं कीजिएगा, पहले उसको समझिएगा, कहिएगा सुन यहाँ तुम आ गया ना तो तुम हमको सीमा शुल्क दो, मतलब कस्टम ड्यूटी दो। यहाँ पे तो तुमको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। सीमा शुल्क यहीं से लग जाता है। और हवाई जहाज भी अगर यहाँ से उड़ के गया ना, इस एरिया से भी अगर हवाई जहाज उड़ के ऐसे चला गया तो इसको भारत को टैक्स देना पड़ेगा, सीमा शुल्क। तू हमारे एरिया में आके हवा प्रदूषण छोड़ के गया था। तो सीमा शुल्क जो लगना है वो कंटिन्यूअस जोन से ही चालू हो जाती है, चाहे वो हवाई सीमा शुल्क हो या समुद्री सीमा शुल्क। लेकिन अगर इसमें घुस गया बिना परमिशन तो ठोका जाएगा। हाँ, परमिशन लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं होता है। इस एरिया तक की साफ सफाई की जिम्मेदारी इसी देश की रहती है। अब इसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, यानी अगला 200 नॉटिकल मील, ये काफी लंबी दूरी हो जाती है। अगला 200 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं, 200 नॉटिकल मील जो होता है उसे हम लोग EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस एरिया में इस देश का कोई अधिकार नहीं है कि आप टैक्स ले सकते हैं, ना वो हवाई जहाज पे सीमा शुल्क लेंगे, ना ही आप समुद्री जहाज पर सीमा शुल्क लेंगे। यहाँ पे किसी को आने जाने से नहीं रोक सकते हैं, यहाँ पे घूमने से नहीं रोक सकते हैं, किसी के देश के नौसेना की जहाज को भी नहीं रोक सकते हैं, और ना ही उस पर टैक्स ले सकते हैं। हाँ, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार इसी का होगा, क्योंकि देखिए ये इकोनॉमिक जोन है, यानी पैसा से रिलेटेड कुछ भी होगा तो इसी देश का है। यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार इसी देश का, तेल निकालने की जिम्मेदारी यहीं पे हो जाएगी। इस एरिया में अगर पेट्रोलियम मिला तो इसी का होगा, अगर कोई नया द्वीप आइलैंड मिल गया तो इसी का होगा, भले कोई भी खोजे मिलेगा तो इसी का हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
अब ये ऑयल कैसे निकाला जाता है और किस तरह से बड़े बड़े शिप जो होते हैं वो 3-3 साल तक जो लोग मछली पकड़ते हैं उसको 2-3 दिन में कैसे पकड़ लेते हैं उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, अब ये 200 नॉटिकल मील के बाद का जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं हाई सी। ये इंटरनेशनल लॉ हो गया। अब यहाँ पे किसी की बपौती नहीं चलेगी। अगर बाय द वे यहाँ पेट्रोल मिल भी गया, यहाँ पेट्रोल मिल भी गया तो वो आप डायरेक्ट वहां से नहीं निकाल सकते, आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास। अब वो जांच करेगी इससे पहले खोजा कौन था और ये इंटरनेशनल बाउंड्री में आ रहा है तो करीब किसके है, मान के चलिए इसके भी करीब है, इसके करीब है तो थोड़ा बांट देगा कि भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, इस टाइप का। तो इसके पास जो लगता है इंटरनेशनल सी बेड, सी मतलब समुद्र, बेड मतलब नीतल नीचे का हिस्सा, अथॉरिटी वही इसकी देखती है। तो 5 हिस्सा हो गया, 1 2 3 4 और अंदर वाला 5 हिस्सा हो गया यहाँ पर। अब देखिए, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे देश होते हैं जो बहुत करीब आ जाते हैं समुद्र में तो उन पर ये नियम नहीं लग पाता है, जैसे श्रीलंका। तो श्रीलंका में आप ऐसे करेंगे तो श्रीलंका भारत के इकोनॉमिक जोन में आ जाएगा, पूरा रख लेंगे। तो उसमें एक नॉर्मल बाउंड्री कर दी जाती है कि भैया इसके इधर तुम्हारा, इसके इधर इसका, यहाँ पर काम खत्म यहाँ पर। तो इसमें आप बन ही नहीं पाएगा ना उतना लंबा, उस हिसाब से देखेंगे तो ये इकोनॉमिक जोन में आ जाएगा। इकोनॉमिक जोन जितना लंबा रहेगा आपको फायदा होगा, क्योंकि मान के चलिए जैसे हमारा अंडमान निकोबार, अमूमन लोगों को लगता है कि अंडमान निकोबार से क्या फायदा है। एक तो हमारी सैन्य फायदा है कि चीन इधर से आएगा तो हम देख लेंगे। दूसरा आप देखिए ना, अगर हमको जहां यहाँ आइलैंड मिल गया तो हमें यहाँ आधार रेखा खींचेंगे, संलग्न क्षेत्र, समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इतना बड़ा ये एरिया तो ऐसे मिल गया। तो जब आइलैंड मिल जाते हैं तो उसका इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बड़ा हो जाता है। फ्यूचर में उसके नीचे कोयला मिल सकता है, पेट्रोलियम, गैस, मछली, कुछ भी मिल सकते हैं, उससे काफी फायदा हो सकता है यहाँ पर। इसलिए भारत का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिलकर हमारे इकोनॉमिक जोन को इतना बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए ये एरिया इतना ज्यादा क्यों निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ लक्षद्वीप है। अब हमारा इकोनॉमिक जोन यहाँ देखिए, श्रीलंका आ गया था इसलिए कम हो गया है। अब यहाँ पर यहाँ कट क्यों गया, क्योंकि ये वाला एरिया बांग्लादेश का और ये वाला एरिया म्यांमार का। अब ये एरिया, इतना बड़ा एरिया हम लोग को क्यों मिला हुआ है, क्योंकि हमारे पास अंडमान निकोबार है। अब इसमें मछली पकड़ने, पेट्रोलियम, फ्यूचर में यहाँ पता चलता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम और कोयला का निक्षेप है नीचे में। इस इकोनॉमिक जोन में अगर कोई आपराधिक घटना कर देता है तो वो यही देश इसको देखता रहता है कि भैया तुम हमारे एरिया में घुस के कैसे मार दिए। ऐसा एक बार हो गया था 2012 में, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो 2012 में इटली का एक टैंकर आ रहा था। इटली के इस टैंकर पे 2 मेरीन थे, सब सैनिक से, देख रहे हैं सब गोरखा गोरखा को, इससे पूरा भारतीय मछुआरा को मार दिया। सब बताइए, भारत के मछुआरा सबको मार दिया, 2 मछुआरा मर गए सब। ये सबको कहा कि हमको लगा लूटने आ रहे हैं, रे चोट्टा कहीं का, पूरा इटली का था सभी सब। मतलब इसको लगता है लूटने, तो हमारे देश में आ रहा, मार दिया यहाँ पर। बाद में ये लोगों ने माफी भी मांगा तो भारत सरकार का सोचा तुरा माफी मांगेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। लेकिन देखिए मेरी टाइम में समुद्र में क्या होता है कि क्लियर नहीं पता चल पाता है कौन किसका है। तो भारत सरकार ने इस पर मुकदमा भी चलाया, एक बार इटली भी भाग गया था सब वापस। थोड़ा कौन चीज लगता है यहाँ पे, इटली भाग जाएगा तो छोड़ देगा आदमी। इस इकोनॉमिक जोन को लेकर भारत का बांग्लादेश के साथ एक डिस्प्यूट भी हो गया था। पहले बांग्लादेश का इतना ही इकोनॉमिक जोन था, लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं भैया मेरा इतना नहीं हुआ, मेरा इससे भी ज्यादा हुआ। वो कह रहा है कि भैया मेरा यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ, इतना हमारा हुआ। देखिए ये इतना क्लेम कर रहा था, कह रहा था कि इधर से इतना म्यांमार ने कब्जा कर लिया है ये वाला हिस्सा, और इधर से इतना भारत ने ले लिया है ये वाला हिस्सा। इसलिए म्यांमार, बांग्लादेश कह रहा था कि हमको ये वाला भी हिस्सा दिलाया जाए और ये वाला हिस्सा भी दिलाया जाए, इतना मांग रहा था, जबकि उसके पास इतना ही था। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो थी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी, उसने कहा कि देखिए पूरा नहीं मिलेगा, हाँ इतना हम आपको हाई एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इतना आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो भारत को अपनी बाउंड्री से, इकोनॉमिक जोन से हटना पड़ा। हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा संसाधन भी, बहुत ज्यादा खनिज वगैरह नहीं थे। तो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक जोन था वो इस तरह से बढ़ गया इंटरनेशनल कोर्ट के बाद। तो हम लोग भैया नियम कानून को मानते हैं, लेकिन अगर वही चाइना की बात करिएगा तो चाइना ससुरा कहता है कि कौन सी 200 नॉटिकल मील, ये खान सर पढ़ा रहे हैं उन्हें